बच्चों नमस्कार। आज गिल्लू पाठ 10वीं कक्षा की पाठ है गिल्लू। इस पाठ के लेखक है महादेवी वर्मा। जन्म 24 मार्च 1907 में। जन्मस्थान फर्रुखाबाद। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी। विवाह बरेली के पास नवाब जंग कस्बे के में हुआ। निवासी के स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। इनके कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरज, संध्या गीत, दीपशिखा, स्वप्नपर्ण, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, अतीत के चित्रलेख, स्वामी की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, ऐसे इनकी रचना है। बच्चों इस रचनाओं में कविता, रेखा चित्र, स्मरण 3 तरह है। चुने हुए भाषाओं के संकलन इनका संभाषण है और की निबंध है। संखली इनकी संखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य है और कहानी गिल्लू है और ललित निबंध, स्मरण रेखाएं और निबंधों के संग्रह। हिमालय बाल साहित्य ठाकुर जी बोले हैं, ऐसे है। इनके पुरस्कार है मंगल प्रसाद पारितोषक भारत भारती पर मिला और पद्म भूषण, इनको साहित्य अकादमी भी हुआ, पद्म विभूषण भी मिला। यानी कि इनको विक्रम विश्वविद्यालय से यानी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और नैतिला और दिल्ली के विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय वाराणसी से भी पुरस्कार मिला। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बारामद में आकर महादेवी वर्मा देखती है तो 2 कौवें एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआ जैसा खेल खेल रहे थे। ಮಕ್ಕಳೇ ಅಚಾನಕ ಒಂದಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಗಲದ ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು ತಾವು ಚುವಾ ಚುವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಗೆ ಆ ಮರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ 2 ಕಾಗೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಲವಿದೆ. ಕುಂಡಲದ ಬರಾಮೇದ ಆ ಒಂದು 2 ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವು काक भुसुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी यानी कि एक सारा समाधारित, अनाधारित तथा अति अवमानित और अति यानी कि सम्मानित अवमानित। काक भुसुंडी ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ ಹೆಸರು। ಈ काक भुसुंडी ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ। हमारे पूर्वजर यानी कि हमारे परखाने गरुड़ों न मयूर न हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। ये कौवे का कर्कश स्वर हमारे प्रियजनों के आने का संदेश भेजा जाता है। देखिए गरुड़ न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के रूप में आते हैं और न हंस के रूप में आते हैं। हमारे पितर पक्ष में जो ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಣ್ಣಲು ಬರುವಂಥ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನವಿಲು, ಗರುಡ್ ಅಂದರೆ ಹದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಆ ಕಾಗೆ ಅದರದೊಂದು ಪುರಾಣನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಆ ಪಿಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಸ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನವಿಲಿನ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗರುಡಿನ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಗೆಯ ರೂಪ. ये कौवा काऊ काऊ करता कौवा, इसका नाम है कौवा ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ. ಈ ಕಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ, ಇದು अवमानित, अनाधारित और आधारित, अति सम्मानित। आगे देखिए, काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले के दीवार के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिखाई दिया। वो जीव था गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, यानी कि अपने घोंसलों से गिर पड़ा था, जिसे 2 कौवे ने सुलभता अपना आहार बनाने खोज रहे थे. ಅದು ತನ್ನ ಜಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. लेखिका ने उसे उठाकर अपने कमरे में लाई, रूही से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, यानी कहीं घंटों तक उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन स्वास्थ्य गिलहरी इधर उधर देखने लगी. 3 दिन ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಮರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾವ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸವರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾವದ ಮೇಲೆ
ಮಲಮ್ ಹಚ್ಚಿದರು. ಘಾಯಲ್ ಗಿಲ್ಹರಿ, ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ. ಈ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು. ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ತರ घायल गिलहरी का बच्चा 3-4 मास काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। जबेदार पूंछ, चमकीली आंखें सबको विस्मय करने लगी। उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, पर रखने के लिए हल्की में रूही छिपाकर उसे सारे से सारे वहाँ पे 3 महीने बाद गिल्लू का घर एक अंदर लेखिका ने एक कुंडल में उसे रूही छिपाकर वहाँ पे एक घर बना दिया था। वहाँ गिल्लू रोज रहती थी। देखिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए जब लेखिका लिखने के लिए बैठती तो उन्हें ध्यान आकर्षित ले पैर तक आकर सर से पर्दों पर चढ़ जाती थी और तेजी से उतरती थी। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता था जब लेखिका पकड़ने न उठती। ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಪಾದದಿಂದ ಶಿರದವರೆಗೆ, ಶಿರದಿಂದ ಪಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಆ खिड़की जालीगे ओडुत्तित्तु। लिफाफे में गिल्लू, लेखिका ने पकड़कर लिफाफे में इसे प्रकार रख देती थी। 2 पंजे और सिर, आधा शरीर, सारा देह लिफाफे में भीतर बंद। इसी स्थिति में वह कभी कभी घंटों तक रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके उसने काजू को, बिस्कुट काजू उसने स्थिति में वहीं बैठकर खाता रहता था। उनका खाद्य पदार्थ है काजू और बिस्कुट। खाना खाने के गिल्लू ने काजू खाती थी और बिस्कुट खाती थी कभी कभी, और भूख लगती थी तो ಅವರು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕರೀತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, गिल्लू का प्रथम वसंत, गिल्लू का जीवन प्रथम वसंत आया। बाहर गिलहरी की खिड़की से जाली से पार जाकर चिक चिक करके क्या कहने लगी। तब जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखने लगी और लोग को उसे मुक्त करना आवश्यक था। लेखिका ने निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। मार्ग गिल्लू बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली। मनुष्य के मुक्ति से बाहर के गिलहरियों में मुक्ति, यानी कि मुक्त गिल्लू, खिड़की की यानी जाली खुली जाती। बाहर जाकर गिल्लू दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर उसे यानी कूदता खेलता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में लगता. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ ಜಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಗಿಲಹರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಗಿಲಹರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. गिल्लू के जीवन प्रथम वसंत आ गया। बाहरी गिलहरियों के खिड़की की जाली से पास आकर बाहर से घर से बाहर गिल्लू जाती थी और जाने के बाद उसने सारे दिन खेलकर वापस आती थी। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदाने में, फूलों की पर्दों चुन्नट में, कभी सोनजूई के पत्तियों में छिपा जाती थी। देखिए, फूलदाने में, कभी पर्दों के यानी कि चुन्नट में, कभी सोनजूई की पत्तियों में इन्होंने लेखिका को चौंकाने के लिए छुप जाती थी। लेखिका का साथ खाना खाने के लिए, जब खाने के लिए कमरे में पहुंचती तो गिल्लू मेज पर पहुंच जाता। लेखिका की थाली में बैठकर यानी खाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठकर खाना सिखाया। देखिए, बैठकर खाने को सिखाया। एक एक चावल का दाना उठाकर बड़ी सफाई से उसका प्रिय खाद्य था काजू। ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಅದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಗಿಲ್ಲು. जब लेखिका दुर्घटना में कारण अस्पताल में रहने पड़ी तब गिल्लू ने झूले से उतरकर दौड़ती, फिर उसे देखती, तेजी से घोंसले में जा बैठती। जब लेखिका अस्पताल से वापस आकर उन्हें झोला साफ किया तो काजू भरे थे जिस दिन उसने कम खाया था. कितना प्यार है. देखिए, ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೇಖಕಿಗೆ ಸಲಾಗ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. इन सिरहाने बैठकर अस्पताल से वापस आकर उनके सिरहाने बैठकर जब गिल्लू ने अपने नन्हे पंजों से लेखिका का सिर बालों को सहलता रहता था. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ. ಲೇಖಿಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ
ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಲೇಖಕ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗಿಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಹಾನೆ बैठकर गिल्लू ने लेखकी का जब ಕುಶಲ್ ಕ್ಷೇಮ ಪೂछ रही थी, ಅದರ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. गर्मी के दिनों में जब दोपहर में का काम करती रहती तो गिल्लू ने बाहर जाता, न अपने झूले से बैठता, गिल्लू लेखिका के पास रहती, सुराही पर लेट जाता, इसी प्रकार यानी कि समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ऐसे मध्याह्न समयದಲ್ಲಿ अंत गिल्लू का अंत आ ही गया। जीवन की यात्रा दिन उन कुछ न खाया न कुछ बाहर गया, पंजे ठंडे पड़ने लगे। लेखिका हीटर लगाया, उष्णता देने का प्रयत्न किया किंतु प्रयास नहीं हुआ। उसने सुबह प्रभात की सूर्य के किरणों के साथ चिरनिद्रा हो गई। अंत में सोनजूही लता के पास गिल्लू की समाधि बनाई गई, इसीलिए वो सोनजूही लता लघुगात किसी वासंती दिन उजाही इनकी त्रिभा छोटा फल रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका के संतोष देने लगा। समाधि सोनजूही लता के पास गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्योंकि ये सोनजूही लता गिल्लू को बहुत यानी कि ಪಸಂದ್ ತಿ. देखिए ಸೋನ್ಜುಹಿ ಗಿಲ್ಲುಕಿ ಸಮಾಧಿ, ಸೋನ್ಜುಹಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅವಳ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಥರ गिल्लू पाठ के यानी कि जीविका प्रेम लेखकी ना बहुत अद्भुत से लेखिका ने किया है। यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया, कवि कवित्री कवयित्री, पिता माता, ऐसे दिया है। आपने इस वाक्य को आप वाक्य बना सकते हैं शब्द से बच्चों। अन्य देखिए वचन, उंगली उंगलियां, पूंछ पूंछे, आंख आंखें, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल। फूल जो है वो एक वचन में भी फूल है और बहुवचन में भी फूल है बच्चों, ये ऐसे होता नहीं। क्रिया, जब मिलना मिलाना मिलवाना, छेड़ना छड़ाना छिड़वाना, भेजना भेजाना भिजवाना, सुना सुना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है बच्चों। निकट दूर, भीतर बाहर, प्रिय अप्रिय, विलोम शब्द, स्वस्थ अस्वस्थ, उपयोगी अनुपयोगिता, उचित अनुचित, होश बेहोश, ये विलोम शब्द है बच्चों, देख सकते हैं विलोम शब्द। देखिए बच्चों विलोम शब्द यानी समानार्थक शब्द है। आहार भोजन खाना यानी कि खोज ढूंढ तलाश, अधिक ज़्यादा बहुत, इच्छा आशा उम्मीद, काम क्रिया कर्म, ये उनके क्या है, ये समानार्थक शब्द है बच्चों। समानार्थक शब्द भी आप देख सकते हैं। आगे देखिए प्यारे, प्यार दो प्यार मिलेगा, हंसता जीवन सुंदर लगेगा। इस पाठ ने खत्म हुआ। धन्यवाद आप सभी को।